हाँ तो भाइयों मैं आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आपका मेरे इस वीडियो पुलकित ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहले कुछ बताया था उसके बारे में दोबारा बताऊंगा, उसके बाद नई वीडियो शुरू करूंगा। पहले बताया था मैंने पहली वीडियो में, जब आप एक नया एसी ले तो सबसे पहले रूम का साइज चेक करें, जो कि 10x12x10 ये सैम्पल एग्जाम्पल है। अगर आपका 120 बैठता है तो रेडमी का एसी लें। रूम और फ्लैट की पोजीशन देखकर एसी खरीदें। एसी आप स्प्लिट लें चाहे विंडो एसी लें, दोनों में से कोई भी एसी ले सकते हैं, लेकिन जब भी एसी लें तो कॉपर कंडेंसर में एसी लें, क्योंकि कॉपर कंडेंसर का एसी 5 साल चलेगा। जो उसकी लाइफ होती है कॉपर कंडेंसर की 5 साल होती है, और एल्युमिनियम के एसी कंडेंसर के देते हैं तो उससे 1 साल होगी। 1 साल के बाद आपको वो चेंज कराना ही होगा, क्योंकि वो पानी के कारण गल जाएगा। अगर आप डेली 17 से 18 घंटे एसी चलाते हैं तो ही आप इन्वर्टर एसी लें। 2 तरह के एसी आते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी। 17 से 18 घंटे एसी चलाएंगे तो आप इन्वर्टर एसी लें, वरना नॉन इन्वर्टर एसी में आप 1 से 5 स्टार रैंक वाले एसी ले सकते हैं, जो कि किफ़ायती भी होंगे और मेंटेनेंस भी कम होगा। इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डबल पीसीबी होती है, स्प्लिट एसी में भी और आउटडोर एसी में भी। जो स्प्लिट एसी की पीसीबी होगी वो 5 से 6 हज़ार रुपये की आएगी, 6 से 7 हज़ार तक की आ सकती है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। आउटडोर की पीसीबी होगी वो 14 से 15 हज़ार की आएगी। और बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादातर पीसीबी खराब होती है, और कोई भी कंपनी पीसीबी रिपेयर नहीं करती है, चेंज करती है। रिपेयर की अगर पीसीबी अगर रिपेयर मार्केट में रिपेयर कराते हैं तो वो कम में हो जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। कंपनी एएमसी भी करती हैं, जो कि 500 से 7 हज़ार के बीच होगी, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। जो इन्वर्टर एसी है वो 35 से 40 हज़ार के बीच में आएगा, और जो 5 स्टार रैंक के एसी हैं वो 30 से 32 हज़ार तक के आसपास आ जाएगा। जो मेरे अगर नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें अगर खर्चा आएगा तो सिर्फ 25-250-700 के बीच में आएगा, क्योंकि कैपेसिटर होता है वही चेंज होगा और नहीं होगा। इसमें जब आप एसी में खराब हो गई तो इतने लगने ही 14 से 15 हज़ार के बीच लगने ही लगने हैं। विंडो एसी अगर लें, स्प्लिट एसी अगर लें तो वो रूम में कहीं भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन विंडो एसी जो लगेगा वो प्रॉपर एक जगह ही लगेगा। उसके लिए आपको कुछ दीवार में चेंज करने पड़ेंगे, दीवार तोड़नी पड़ेगी और उसकी ईंटें बनवानी पड़ेगी, फ्रेम बनवाना पड़ेगा। विंडो एसी नहीं लग सकता है जहाँ पीछे डक हो, स्पेस खाली हो, क्योंकि उसकी जो हीट निकलेगी उसका टेम्परेचर 70 से 90 डिग्री होता है। वो अगर आप नहीं करेंगे, पीछे डक नहीं होगा, तो वो हीट उस स्पेस में ही जो डक है आपको वहाँ भर जाएगी, और उसके बाद कुछ समय के बाद आपका एसी चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एसी में सेंसर होते हैं और वो हीट को सेंस कर लेंगे और आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इसलिए ये देखें कि ऊपर हीट निकलने के लिए ऊपर स्पेस जरूरी है, जाल वगैरह, जो पूरी हीट निकल जाए। स्प्लिट एसी जो विंडो एसी आता है, इन्वर्टर एसी में केवल एलजी कंपनी में आती है, जो कि लगभग 50 हज़ार के आसपास का होगा। स्प्लिट एसी कई कंपनियों के आते हैं, एलजी, वोल्टास, सैमसंग, लॉयड जो कंपनी है वो हैवेल्स की है, उसका ही लॉयड ब्रांड है। और मित्सुबिशी का एसी सबसे महंगा होता है, जो कि 45 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में आएगा। ये जैपनीज कंपनी है, ओरिजिनल भी आता है, ये भी महंगा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इन्वर्टर एसी अगर लेते हैं तो एलजी कंपनी का ले लें, ये बहुत बढ़िया एसी है। ये कोरियन कंपनी है और इसके जो पार्ट्स आते हैं वो कोरिया से ही आते हैं, क्योंकि ये कोरियन कंपनी है, और कोरियन कंपनी के पार्ट्स सबसे हेवी होते हैं और अच्छी कंपनी के होते हैं। इन्वर्टर एसी ज़्यादातर जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ऑफिस
में लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर 17 से 18 घंटे ही चलता है। कूलिंग दोनों में सेम होगी, कूलिंग का कोई प्रोसेस अलग है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जो इन्वर्टर एसी है वो इन्वर्टर पे नहीं चलता है, वो डीसी मोटर होता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो एसी पे चलता है, 220 वोल्टेज से चलता है। जो डीसी मोटर है वो 200 वोल्टेज एसी वोल्टेज लेकर उसको डीसी में कन्वर्ट करके तब वो डीसी चलता है, क्योंकि डीसी जो इसके पार्ट्स हैं वो 3 वोल्ट से 4 वोल्ट तक होते हैं, इसलिए वो डीसी पर ही काम करता है। तो सिस्टम जो प्लेट है इसकी पीवीसी है, वो जो इसकी मदरबोर्ड वगैरह है, पीसीबी है, वो सब डीसी होते हैं, वो डीसी पर ही काम करते हैं। इसलिए ये डीसी मोटर इसे इन्वर्टर एसी कहते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं। जो पहले मैं बताया उसका रिजल्ट यही है कि आप कहीं भी घरों में जो एसी चलेगा वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे चलेगा। उसके लिए आप इन्वर्टर एसी ना लें। इन्वर्टर एसी के लिए आपको कंपनियों को ही बनाना पड़ेगा, कोई भी बाहर वाला उसे रिपेयर नहीं करेगा, ना ही उसको ठीक कर सकता है। इसलिए आप इन्वर्टर एसी छोड़ दें, नॉन इन्वर्टर एसी लें। आपकी मनी बचेगी, टाइम बचेगा, टेंशन बचेगी और आपकी कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि इन्वर्टर एसी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। उतने अगर आप 1 साल का लगाएं तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक एसी की लाइफ सिर्फ मैक्सिमम 3 साल है। और जो कंपनियां करती हैं, एएमसी करती हैं, वो भी 3 साल के लिए ही करती हैं। हर साल आपका चेंज होगा और हर साल आपकी एएमसी बढ़ती रहेगी, तो वो एक अलग से आपकी कॉस्ट बैठेगी। इसलिए 1 से 5 स्टार रैंक के एसी लें, हर कंपनियों में आते हैं, वो सबसे बढ़िया एसी चलते हैं, कूलिंग भी उनकी बढ़िया होती है। तो एसी के लिए स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेबलाइजर नहीं लगवाते हैं तो आप एसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजली की फ्लक्चुएशन है वो स्टेबलाइजर ही झेलता है और वो एसी को बचाएगा। कई शोरूम वाले अब शोरूम पर जाएंगे या कंपनी वाले मना कर देते हैं कि जो एसी के साथ स्टेबलाइजर जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसी ख़राब होगा तो उसका मेंटेनेंस या जो भी रिपेयर खर्चा होगा वो आपके ऊपर पड़ेगा, किसी कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर वो एसी ख़राब होता है तो कंपनियों का ही फ़ायदा होगा, इसलिए वो एसी स्टेबलाइजर लगाने से मना कर देते हैं। अब जरूरी बात यह है कि स्टेबलाइजर कौन सा लें, कितने mm के वायर लगाएं, कितने की उसके ऊपर MCB लगाएं और कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर लें। ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। तो स्टेबलाइजर के लिए जो मैं कुछ मानक हैं जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। अगर आपका एसी आप 1 टन का एसी लेते हैं तो इसके साथ 12 की MCB लगेगी। बारह एम्पियर की एक टन के साथ 12 एम्पियर की MCB लगेगी और इसके साथ 1.5 mm की वायर लगेगी और 2 किलोवाट का आपको स्टेबलाइजर चाहिए, क्योंकि 1.5 mm वायर आपके 15 एम्पियर तक कैपेसिटी है, इसकी क्षमता की जो लोड ले सकती है। तो इसलिए आप इसमें 1 टन में 12 एम्पियर की MCB जोड़ लगवाएं, क्योंकि 1 टन का एसी जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो
जो नॉन इन्वर्टर एसी में दो तरह के एसी आते हैं, विदाउट रैंक और रैंक। जो विदाउट रैंक है वो 8 रैंक का एसी 6 से 8 एम्पियर तक ले सकता है, इसलिए और 1.5 mm की वायर चाहिए कोई, वो 15 एम्पियर तक लेगा, कोई डबल होना चाहिए। तो इसलिए 2 किलोवाट का आपको स्टेबलाइजर चाहिए। दूसरा है डेटन। डेटन के साथ आपको 20 एम्पियर की एमसीबी चाहिए और 2.5 mm की वायर होनी चाहिए। ये 25 एम्पियर तक ले सकती है। 25 एम्पियर बहुत है, काफ़ी हैवी ले सकता है। तो 25 एम्पियर तक डेटन में चलेगा, वायर अच्छी होनी चाहिए और इसमें 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर होना चाहिए। इससे कम पर रखेंगे तो वो आपका खराब हो जाएगा, इसलिए वो लोड नहीं झेल पाएगा। 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर होना ही चाहिए। तीसरा है 2 टन। 2 टन के साथ आपको 25 एम्पियर की एमसीबी होनी चाहिए। एमसीबी बहुत जरूरी है, कुछ भी बात होगी तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसलिए जब भी एसी लगवाएं तो उसमें एमसीबी जरूर लगवाएं। इसमें आपको 2.5 mm की ही वायर चल जाएगी, क्योंकि 2 टन का एसी जो एम्पियर लेगा वो 14 से 15 तक लेगा। गर्मी के सीजन में 1-2 एम्पियर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी का जब प्रेशर बढ़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसमें 1-2 एम्पियर ऊपर नीचे हो सकते हैं। 14 में 16 एम्पियर तक ले सकता है। इसमें आपको 4 से 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर लगवा लें। जो शोरूम वाले देंगे वो आपको सिंपल स्टेबलाइजर देंगे, जो छोटे छोटे आ रहे हैं, माइक पैक के आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं है, वो आपको जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छी कंपनी का लें। जैसे बहुत कंपनियां हैं, ब्लूबर्ड है, ब्लूबर्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि एसी के स्टेबलाइजर ही बनाती है, और मैं अपने घर में भी वही यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया एसी है, बहुत बढ़िया स्टेबलाइजर है। तो अब ब्लूबर्ड का लें। मुझे ये जोड़ देंगे कि वो भारी होना चाहिए, कॉपर में होना चाहिए, कॉपर का लें। जो मार्केट की जा रहे हैं छोटे छोटे आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं है, वो आपके साल 6 महीने बाद ही खराब हो जाएंगे, आपको फिर नया ही लेना पड़ेगा। ये हर साल आपका रिपेयर कराना पड़ेगा, और रिपेयर का खर्चा जो भी रिपेयर वाला करेगा वो 400 से 500 रुपये ले लेगा। अब बात आती है कि इसके लिए मीटर का कनेक्शन, जो आपको मीटर लगा हुआ है वो कितने किलोवाट का होना चाहिए, क्योंकि एक एसी जब स्टार्ट होता है तो उसका कंप्रेसर जो शुरू में बिजली रनिंग करेगा वो काफ़ी डबल बिजली लेता है। अगर मैं 8 में बात करूं तो 8 टन के लिए आपको कम से कम 2 से 3 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब 1.5 टन का एसी लेगा तो वो डबल बिजली लेगा, यानी कि वो 16 से 17 एम्पियर डबल बिजली खींचता है। वो 2 किलोवाट तक, 1 किलोवाट का एसी 2 किलोवाट तक बिजली खींचता है। तो अगर आप कम लगवाएंगे तो वो आपकी एमडी बढ़ेगी, और एमडी बढ़ने के बाद आपको जिस दिन चेक हो गया मीटर, उस दिन वो जब से मीटर लगा है तब से लेके आखिर तक पूरा वो आपकी पेनल्टी लगा देंगे। इसलिए
क्योंकि वो घर के ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रिज होता है, कूलर होता है, पंखे होते हैं, लाइट होती हैं, वो भी बिजली कंज्यूम करती हैं। इसलिए 2 से 3 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। 1.5 टन का अगर एसी लगवाते हैं तो वो 8 से 10 एम्पियर लेगा, गर्मी में 12 एम्पियर तक ले सकता है। वो कम से कम 3 से 3.25 किलोवाट लाइट खींचता है जब कंप्रेसर रनिंग करता है। तो आपकी जो है वो 3 से 4 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। और 2 टन का अगर लेते हैं जो 14-15 एम्पियर लेगा, और 2 टन का एसी रनिंग जब कंप्रेसर रनिंग करेगा तो वो 4 किलोवाट तक ले सकता है। 4 से 5 किलोवाट तक बिजली खींचेगा जब रनिंग करेगा। बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। स्टार्टिंग में 4 से 5 किलोवाट बिजली खींचेगा, तो इसके लिए आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। और इस तीनों में अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो फर्क ही इतना होगा कि 2 से 3 किलोवाट में और 5 किलोवाट में सिर्फ इतना फर्क होगा कि आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो जाएगी, प्लस आपका जो मिनिमम बिल जाता है उसमें और 5 किलोवाट में कोई खास फर्क नहीं होगा। जो 3 किलोवाट का कनेक्शन, क्योंकि 3 किलोवाट का नॉर्मल हो गया है, 3 किलोवाट का बिल जाएगा आपका 350 रुपये, और 5 किलोवाट का जाएगा 450 रुपये। केवल 100 रुपये का अंतर होगा। हमारे लगे हुए हैं 2 घर है, एक में 3 किलोवाट लगा हुआ है और हमारे घर में 5 किलोवाट लगा हुआ है। 350 रुपये जाता है 3 किलोवाट का, और 450 रुपये जाता है 5 किलोवाट का। तो आपके लगे कुल 100 रुपये फालतू। लेकिन अगर जिस दिन आप चेक करने आ रहे हैं उस दिन आपकी इतनी मोटी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप 5 किलोवाट का लगवाएं। इसमें आपका एक फायदा और भी होगा, 5 किलोवाट के मीटर में आपको 3 फेज मिलेगा। अगर किसी एक फेज में लाइट ड्रॉप करती है, या कई बार ऐसा होता है कहीं लाइट फॉल्ट होने की वजह से लाइट गायब हो जाती है, तो दूसरे फेज में आ जाती है, तो आपको 3 फेज मिलेंगे। आप कोई फेज चेंज करके आप अपने घर की कंपोनेंट्स चला सकते हैं। इसलिए आप 3 फेज का ऐसे लगवाएं, 3 फेज का कनेक्शन लें, 4 से 5 किलोवाट का कनेक्शन लें, आपको यही सुविधा रहेगी। लेकिन स्टेबलाइजर अच्छी कंपनी का लें और कॉपर का लें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगली बार जो बताऊंगा अगले वीडियो में, कूलिंग का प्रोसेस, कूलिंग कैसे करती है, जो इसे कूलिंग करता है वो कैसे करता है, और क्या बार समस्या आती है कूलिंग की। लोगों की अक्सर ये समस्या रहती है कि गर्मी में कूलिंग कम कर रहा है, तो उस कूलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको ठंडा करेगा कमरा, ये दोनों बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, ताकि मेरी अगली वीडियोस तक आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही।